हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। हमने अपने प्रीवियस सेशन में ये चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को स्टार्ट कर लिया है। इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए, उसका वीडियो अवेलेबल है। आप चाहें तो पहले उसका सेशन देख लें, तब आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने अपने फर्स्ट सेशन में कंप्लीट कर लिया है, जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट से अवेलेबल है। नाउ, तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं इसे सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। सो दिस चैप्टर डील्स विद सेलुलर रेस्पिरेशन और द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल्स विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी एंड द ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ये सारे पॉइंट्स अपने अपने प्रीवियस सेशन में डन कर लिया है। नाउ, अब हम जिक्र करेंगे इसके आगे के पॉइंट्स के। यहाँ पर ये बता रही है एनसीईआरटी कि फोटोसिंथेसिस हम पढ़ते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के जस्ट पहले, प्लांट फिजियोलॉजी में अवेलेबल है ये। सो फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक्स प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट। ये तो हम जानते हैं कि अगर आप एक यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, प्लांट सेल, उसमें क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट नाम का एक ऑर्गेनेली होता है। हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में क्लोरोप्लास्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो इस क्लोरोप्लास्ट में हो क्या रहा है, फोटोसिंथेसिस in the eukaryotic cells, whereas the breakdown of complex molecules to yield energy takes place in the cytoplasm and in the mitochondria। तो फूड का फॉर्मेशन अगर हम प्लांट में देखें तो फूड किस फॉर्म में बन रहा है, ग्लूकोज के फॉर्म में। ये हमने डिस्कस किया है कि फूड इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। हमने हमने इस यहाँ पर डिस्कस किया था कि फूड इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। हाँ जी, यहाँ पर है, फूड इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज एंड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये पॉइंट हमने अपने प्रीवियस सेशन में डन कर लिया है। नाउ, अगर हम ये देखें कि फूड का फॉर्मेशन तो होता है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म में, बट एनर्जी का फॉर्मेशन, क्योंकि हमने अपने सेशन में हमने डिस्कस किया फूड एंड एनर्जी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, एक अलग ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया। ये यूकैरियोटिक सेल का जिक्र कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में एंड साइटोप्लाज्म में भी। क्योंकि अगर हम देखें तो जो ग्लाइकोलिसिस की आपकी प्रोसेस होती है उसका लोकेशन क्या है, साइटोप्लाज्म। अभी हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस इसी सेशन में। ऑल्सो ओनली इन यूकैरियोट्स द ब्रेकडाउन ऑफ सीसी। अब हमने ये भी डिस्कस किया था कि रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट्स आपके क्या क्या हो सकते हैं। रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कैन बी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड ऑर्गेनिक एसिड। हमने अपने सेशन में बहुत क्लियरली डिस्कस कर लिया है कि प्रोटीन्स, फैट्स एंड ऑर्गेनिक जो एसिड्स हैं ये मोस्ट प्रिफरेबल क्यों नहीं है, कार्बोहाइड्रेट ही क्यों है, इसका हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। नाउ, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें हमने देखा कि यहाँ पर इसके पास क्या है, लॉन्ग कार्बन चेन्स है। ये एनसीईआरटी कहती है कि लॉन्ग कार्बन चेन्स है और इसी में क्या होता है, ये जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एनर्जी रिलीज करेगी। सो ब्रेकिंग ऑफ सीसी बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल्स, इसीलिए तो है ये सेलुलर रेस्पिरेशन, लीडिंग टू रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। The compounds that are oxidized during this process are known as respiratory substrate। यानी कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा होगा, रेस्पिरेशन में यूज किए जाने वाले सब्सटेंस को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। किसे कहते हैं, रेस्पिरेशन में यूज किए जाने वाले सब्सटेंस को हम कहेंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। मोस्ट प्रिफरेबल कार्बोहाइड्रेट क्यों है, इसका हमने डिस्कशन कर लिया है। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी, बट proteins, fats, and even organic acids can be used as respiratory substances, can be used, but most preferable one is carbohydrate in some plants under certain conditions. During oxidation within a cell, all the energy contained in respiratory substances or respiratory substrates, you can say, is not released free into the cell or in a single step। ले देकर ये पूरी इंफॉर्मेशन ये कह रही है कि अगर हम फूड का फॉर्मेशन देखें, ग्लूकोज का हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में, हम पूरी चीज़ें यूकैरियोट को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। तो फूड का फॉर्मेशन हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि फूड बनता है क्लोरोप्लास्ट में, उसी फूड में एनर्जी है, वो एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म में, एंड साइटोप्लाज्म में, इसे भी लिख लेना अच्छा होगा।
साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। अब इस फूड में यानी कि इस ग्लूकोज में जो कार्बन कार्बन के जो लॉन्ग चेन्स है, कितने कार्बन के होते हैं? 6 कार्बन के। ये ब्रेक डाउन होंगे यानी कि ये ऑक्सीडाइज होंगे। अब ऑक्सीडाइज होंगे तो इनकी जो एनर्जी निकलेगी उनको हम ट्रैप करके रख लेते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये पूछी जाती है यानी कि इसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, यानी कि ऑक्सीजन इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है इस ब्रेकडाउन के लिए, तो हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है। अच्छा, अब इसके पास एक और चीज यहाँ डिस्कस कर रही है एनसीईआरटी कि ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ऐसा नहीं होगा कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन है, ये 6 कार्बन एक स्टेप में ब्रेक कर जाएंगे और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ऐसा ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इट्स अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, और हर स्टेप में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। हर स्टेप में एंजाइम्स आर इन्वॉल्व। सो ये एंजाइमेटिक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की जाती है। यहाँ पर एक चीज और एनसीईआरटी कह रही है कि इट इज रिलीज्ड इन अ सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शंस कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स एंड इट इज ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और इस स्टेप बाय स्टेप के दौरान जो एनर्जी निकलती है उसे हम किस फॉर्म में इंट्रैप कर लेते हैं? एटीपी के फॉर्म में। एक चीज और, hence it is important to understand that the energy released by oxidation in respiration is not, or rather you can say rather cannot be used directly, but is used to synthesize ATP, which is broken down whenever and wherever, जहां जरूरत हो और जब जरूरत हो एनर्जी नीड्स टू बी यूटिलाइज। हम इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को यानी कि फूड के कार्बन को ब्रेक करते जाएंगे। एंजाइमेटिक प्रोसेस है, एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे इसमें, और उसके एनर्जी को हम ट्रैप करके एटीपी के फॉर्म में रखते जाएंगे, और जब जरूरत होगी, जहां जरूरत होगी, वहां उसकी यूटिलाइजेशन करेंगे। हेंस एटीपी एक्ट्स एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। बढ़िया सा जबरदस्त सा क्वेश्चन बन गया कि डैश एक्ट्स एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, तो आप क्या लिखेंगे? एटीपी। वहां ऑप्शन होगा ग्लूकोज भी, बट आप क्या देंगे? एटीपी। दिस एनर्जी ट्रैप्ड इन एटीपी इज यूटिलाइज्ड इन वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेसेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हमने पहले ही जिक्र किया था कि हमारी लाइफ, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को जीने के लिए उसके ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, एब्जॉर्प्शन है, रिप्रोडक्शन है, वेरियस प्रोसेसेस हैं, उसको रन करने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो वहीं पर इस एटीपी की जरूरत पड़ेगी। एंड द कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड एज प्रिकर्सर्स फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स इन द सेल। और उसके बाद हम उसकी सिंथेसिस भी करवाने के लिए, अदर मॉलिक्यूल की सिंथेसिस भी करवाने के लिए हम इस एटीपी का यूज करते हैं। अब बात आती है यहाँ पर, इस अप्रोच को, आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। आप डायरेक्टली बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे कि आप इस चैप्टर में आकर इस ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, अपना ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जंप कर जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे, और अगर क्वेश्चन जरा सा भी उसने ट्विस्ट कर दिया तब तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना, इस ग्लाइकोलिसिस के पहले, पढ़ने के पहले ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर ये प्रोसेसेस होती क्यों है, कहाँ हो रही है, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हैव पेशेंस, आपको सब कुछ समझ में बिल्कुल आएगा। नाउ अब एनसीईआरटी कहती है डू प्लांट्स ब्रीथ, एक क्वेश्चन आया है इसके सामने, तो यहाँ पर इसका आंसर हम डायरेक्टली ऐसा नहीं दे सकते। वेल, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट क्वाइट सो डायरेक्ट। यस, प्लांट्स रिक्वायर O2 फॉर respiration to occur, and they also give out CO2. Hence, plants have systems in place that ensure the availability of O2. यहाँ पर एनसीईआरटी कह रही है कि प्लांट्स अनलाइक एनिमल्स हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। यहाँ पर आप पूरे पैराग्राफ में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा कि फूड की ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, बट एनिमल्स में, या जब आपने ह्यूमन का या अपने एनिमल्स के जब पढ़े होंगे जूलॉजी में, तो आपने पढ़ा होगा, जब रिस्पिरेशन पढ़ा होगा, ये रिस्पिरेशन इन एनिमल्स, वहाँ पर बहुत तरह तरह के एनिमल्स के रिस्पिरेटरी आपने ऑर्गन्स पढ़े होंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा लंग्स, गेल्स, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो स्किन से रिस्पायर करते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो वहाँ पर आप पढ़ते हो उसके जैसा प्लांट में ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं होता जो इस प्रोसेस को रन कर सके। अब प्लांट के पास कहाँ से O2 आएगा? पहली चीज, तो प्लांट में O2 दो जगह से आ सकते हैं। एक तो प्लांट O2 खुद ही प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस,
ठीक है। आप जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तब आप एक प्रोसेस पढ़ते हैं फोटो रिस्पायरेशन। फोटो रिस्पायरेशन के दौरान इस प्लांट में O2 खुद ही बनेगा। दूसरी चीज, ये इन्वायरमेंट, अब यहाँ पर प्लांट के केस में एनिमल के रिस्पेक्ट में O2 की जरूरत उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि प्लांट के अंदर एनिमल के रिस्पेक्ट में उतनी ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत नहीं है, तो उसे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं होगी। जितनी भी जरूरत है वो सिंपल डिफ्यूजन मेथड से जितने उसके इंटर आ पाते हैं वो काफी है। देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू द अदर। सेकेंड, प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स फॉर गैसियस सेक्शन, जैसा कि अभी आपको बताया। Roots, stems and leaves respire at rates far lower than animals. तो इनकी रेस्पिरेटरी रेट हमसे बहुत कम है, एनिमल से बहुत कम है, इसलिए इनको ऑक्सीजन की जरूरत भी बहुत कम पड़ती है। ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस exchanged and each leaf is well adapted to take care of its own needs during this product or during this periods. When cells photosynthesize, availability of O2 is not a problem in these cells, since O2 is released within the cell. अगर हम इनकी बात करें तो O2 का इनके बॉडी के अंदर आना बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि ये O2 खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि थर्ड पॉइंट वाइज एनसीईआरटी समझाया है, 2 पॉइंट्स को समझा दिया। थर्ड द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज, यानी कि इसमें किस तरह से आ रही है, सिंपल डिफ्यूजन मेथड इसमें काफी है। बल्कि पार्ट्स इज नॉट ग्रेट, ईच लिविंग सेल इन अ प्लांट इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द प्लांट। दिस इज ट्रू फॉर लीव्स। यू मे आस्क, बट व्हाट अबाउट थिक वुडी स्टेम्स? यहाँ पर ये बात कह रही है कि लीव्स में तो मेसोफिल सेल्स होते हैं, वहां पर उसके पास ही उसके स्टोमाटा है, जहां से उसके O2 आ रहे हैं, वहां पर उसके O2 की सफिशिएंट पूरी हो जा रही है जितनी भी जरूरत है। बट जो हार्ड पार्ट्स है, जो वुडी स्टेम्स है, उसके बारे में क्या? तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर दे हैव ओपनिंग्स कॉल्ड लेंटिसेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन फ्रेम किया जा चुका है। लेंटिसेल्स आर मींट फॉर, तो आप कहेंगे लेंटिसेल्स आर मींट फॉर गैसियस एक्सचेंज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जा रहा है लेंटिसेल को लेकर। लेंटिसेल का काम क्या है? गैसियस एक्सचेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। The cells in the interior are dead and provide only mechanical support. Thus, most of the cells of a plant have at least a part of their surface in contact with air. This is also facilitated by the loose packaging of parenchyma cells in leaves, stems. अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं है, यहाँ पर इस पॉइंट में एनसीईआरटी सिर्फ साफ साफ ये आपको समझाने की कोशिश कर रही है कि प्लांट के अंदर एनिमल्स के रिस्पेक्ट में O2 की जरूरत कम है, क्योंकि एनर्जी की जरूरत कम है, इसलिए ब्रेकडाउन प्रोसेस भी कम चाहिए, एनर्जी का प्रोडक्शन भी कम चाहिए। तो जितनी भी ऑक्सीजन को चाहिए वो खुद ही प्रोड्यूस कर लेते हैं, और अगर कमी पड़ी तो वो इस तरह से लेंटिसेल से या O2 एनवायरनमेंट से भी वो ले लेते हैं, जो कि सिंपल डिफ्यूजन मेथड उनके लिए काफी है। अब ये बात की जा रही है, यहाँ पर आप देखेंगे द कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज विच प्रोड्यूसेस CO2 एंड H2O एज एंड प्रोडक्ट। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कंप्लीट कंबशन में जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, तो वो आप कहेंगे CO2 एंड H2O आर द फाइनल प्रोडक्ट्स। ऑप्शन ए देता है CO2, बी रहेगा H2O, एक ऑप्शन और रहेगा ऑल ऑफ दिस। बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं ग्लूकोज है, सिर्फ CO2 पर टिक कर देते हैं। नहीं, आपको ए एंड बी बोथ, यानी कि CO2 एंड वाटर बोथ पर टिक करना है। इट्स एनर्जी मोस्ट ऑफ विच इज गिवन आउट एज हीट, यहाँ पर दिया हुआ है। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, क्योंकि इसके बाद आपकी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि इफ दिस एनर्जी, यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी, इज टू बी यूजफुल टू द सेल, it should be available to utilize it to synthesize other molecules that the cell require. अगर ये एनर्जी है तो उस जगह पर ये अवेलेबल भी होनी चाहिए जहां पर इसकी जरूरत हो। The strategy that the plant cells uses is to catabolize the glucose molecule in such a way that not all the liberated energies goes out as heat. यहाँ पर ले देकर आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि ठीक है, आपने ये रिएक्शन मुझे समझा दिया, ये मुझे समझ आ गया कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रही है, यानी कि ये रहा C6H12O6
और ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यानी कि 6 कार्बन आपने स्टार्ट किया और 6 आपने CO2 रिलीज करवा दिया, प्लस आपने 6 वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिलीज करवाए। और इसके साथ हमने सारी प्रोसेस की, क्यों? हमने सारी प्रोसेस की थी एनर्जी गेन करने के लिए, हमें एनर्जी मिल गई। हम लास्ट में बैलेंस शीट देखेंगे कि कितनी एनर्जी मिली है। तो ये एनर्जी जो हमें मिली है, क्या ये एक ही स्टेप में मिल गई? पहले ही बोला कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, एंजाइमेटिक प्रोसेस है, हर स्टेप्स में आपके एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे और जब जरूरत पड़ेगी तब ये एनर्जी वहां अवेलेबल किए जाएंगे। अब ये एनर्जी किस फॉर्म में हम ट्रैप करेंगे? ये एनर्जी हम ट्रैप करते हैं एटीपी के फॉर्म में, ये एनर्जी हम इंट्रैप करेंगे NADH प्लस H प्लस के फॉर्म में, एंड ये एनर्जी हम इंट्रैप करेंगे FADH2 के फॉर्म में, FADH2 के फॉर्म में। आप इस NADH2 को बोलने की गलती नहीं करेंगे। NADH2 अलग चीज़ है, NADH प्लस H प्लस अलग चीज़ है। आप यहाँ NADH प्लस H प्लस कहेंगे, बहुत जगह आपको ऐसा पढ़ाया भी जाता है, बहुत सारे ऐसे बुक्स भी आप लेंगे जहाँ लिखा हुआ था NADH2। ये गलत स्टेटमेंट है, मैं आपको स्लाइड पर दिखाऊंगी कि क्यों ये NADH प्लस H प्लस ही कहना बेहतर है और ये सही है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इसमें फर्स्ट प्रोसेस जब आप देखेंगे वो है ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि यहाँ से लेकर इतनी तक की जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर स्लाइड में मैंने पहले ही आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में बता दिया था कि सबसे पहली चीज़ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप का कॉन्सेप्ट समझाया गया था। उसके बाद आपको समझाया गया था कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल में क्यों ऑर्गेनिक का ही रिस्पायरेशन होता है, इनऑर्गेनिक का क्यों नहीं होता। ये सारे पॉइंट्स हमने अपने प्रीवियस सेशन में डन कर लिया है। उसके बाद आपको बताया गया था ये 4 सबस्ट्रेट्स हैं जिनके रिस्पायरेशन पॉसिबल है। इसमें मोस्ट प्रिफरेबल कार्बन जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वही क्यों है, इसके बारे में भी जिक्र किया गया था। और ये एक जिक्र किया गया था कि ठीक है कार्बोहाइड्रेट आ गया। अब हमने पढ़ा है कुछ 3 टर्म्स, पार्शियल ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एंड कंप्लीट ऑक्सीडेशन। इसका क्या मतलब है ये भी हमने अपने लास्ट सेशन में कर लिया है। यहाँ तक की पूरी डिस्कशन ही इस पूरे पैराग्राफ में बताई गई है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि अब स्टार्ट कर रहे हैं पूरी चैप्टर के अंदर जाकर इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट। जो ऊपर के जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अब स्टार्टिंग, अब ज़रूरत है आपके ग्लाइकोलिसिस, अब ये चैप्टर स्टार्ट करने की। तो अब देखिए, इस ग्लाइकोलिसिस को समझने के लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, वो ये देखिए यहाँ पर क्या है। सबसे पहली बात, ये चैप्टर मूव कैसे करेगा, यानी कि ये जो आपके टॉपिक्स हैं ये मूव कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको लेना क्या है, आपने बोला कि ग्लूकोज, ठीक है आपको ग्लूकोज लेना है। 1 सेकेंड, एक्सक्यूज मी। अब यहाँ पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हम लेंगे, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमने ले लिया। ये ग्लूकोज कितने कार्बन का है? 6 कार्बन। इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को लेकर हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे पायरुविक एसिड। बहुत ध्यान से समझिएगा, पायरुविक एसिड। होप सो आप अपनी नोटबुक एंड एनसीईआरटी बुक लेकर बैठे हैं। पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन कंपाउंड है। कैसा कार्बन कंपाउंड है? CH3COCOH। कितने कार्बन हो गए इसमें? 3 कार्बन। तो पायरुविक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन कंपाउंड। इस पूरे चैप्टर के अंदर जब आप इंटर कर गए और आपने ग्लाइकोलिसिस एक बार स्टार्ट कर दिया तो आपको 2 जगह ध्यान देना है। एक कि आपको कार्बन के ऊपर अपनी आई रखनी है, एक ट्रैक रिकॉर्ड रखना है कि कितने कार्बन से हमने स्टार्ट किया, कितने कार्बन हमें मिले, और बीच में जो कार्बन की अगर लॉस हुई है वो किस स्टेप पर हुई है। ठीक है, ये आपको एक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ एक रिकॉर्ड रखनी पड़ेगी कि इस प्रोसेस के दौरान कितने ATP बने, कहाँ बने, कितने NADH प्लस बने, कहाँ बने, कितने FADH2 बने, कहाँ बने। इसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, तब जाकर हमारी फाइनल बैलेंस शीट तैयार होगी। अब यहाँ पर ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए आप घर से 6 कार्बन का है ना ये, मान लीजिए आप घर से 6 लाख रुपीज़ लेकर निकले हैं किसी काम के लिए। अब घर जब आप वापस आएंगे तो आपसे रिकॉर्ड मांगा जाएगा कि आप घर से लेकर निकले थे 6 लाख रुपीज़, आपने किस जगह पर किस जगह पर किस जगह पर कितने कितने पैसे खर्च किए और किस काम के लिए किए, और वापस आप घर के कितने लेकर आए हैं। तो एक पूरा बैलेंस मिलना चाहिए। यही होगी, हमें इसमें भी हमें वो रिकॉर्ड रखना है।
लास्ट में हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो यहाँ हमने स्टार्ट किया 6 कार्बन से, पायरुविक एसिड हम बनाएंगे। अब यहाँ ये तो 3 कार्बन है, इसका मतलब इसका 2 मॉलिक्यूल बनता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम कार्बन यहाँ पर इस प्रोसेस की बात करें, प्रोसेस का नाम क्या है? ग्लाइकोलिसिस। बहुत ध्यान से देखेंगे, ग्लाइकोलिसिस यानी कि ग्लूकोज की लिसिस, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, तो ग्लूकोज के लिसिस होगा यानी कि ग्लाइकोलिसिस। कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। लोकेशन क्या है? साइटोप्लाज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने 6 कार्बन से स्टार्ट किया, 6 कार्बन आपके पास एंड में भी है, इसका मतलब कोई CO2 रिलीज नहीं हुआ? आंसर इज नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि इस ग्लाइकोलिसिस के दौरान कोई भी CO2 रिलीज नहीं हुआ। इसका मतलब हम क्या ये कह सकते हैं कि ये एक एनएरोबिक प्रोसेस है? हाँ, हम बिल्कुल कह सकते हैं ये एक एनएरोबिक प्रोसेस है। ठीक है, एनएरोबिक प्रोसेस है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्लाइकोलिसिस के दौरान हमें क्या क्या मिलेंगे? तो इस ग्लाइकोलिसिस के दौरान आपको मिलेंगे 2 चीज़ें। आपको यहाँ मिलेंगी एटीपी। कितने एटीपी मिलेंगे वो हम ग्लाइकोलिसिस में डिस्कस करेंगे। आपको एटीपी बनेगा और आपको NADH प्लस H प्लस भी मिलता हुआ नजर आएगा। NADH प्लस H प्लस। ग्लाइकोलिसिस में FADH2 नहीं बनते ना। ये सारी पॉइंट, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है, ठीक है, ये दोनों ऑर्गेनिज्म में होगी, एरोबिक एंड एनारोबिक। आंसर इज यस, ये एरोबिक एंड एनारोबिक ऑर्गेनिज्म दोनों में होगी। ये किस में होगी? एरोबिक ऑर्गेनिज्म एंड एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। एरोबिक एंड एनारोबिक किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म हो, दोनों में ही होगी। ये प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में होगी, दोनों में होगी। प्रोकैरियोट्स यानी प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल दोनों में होगी। तो ये फंडा आपका क्लियर हो गया। चलिए, पायरुविक एसिड, ये कितने स्टेप प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस? सो ग्लाइकोलिसिस इटसेल्फ इज अ 10 स्टेप प्रोसेस। 10 स्टेप लगेंगे इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में। यानी कि जब आप ग्लूकोज से स्टार्ट करेंगे तो 10 स्टेप में जो 10th स्टेप होगा वो आपका पायरुविक एसिड फॉर्मेशन वाला स्टेप होगा। 10 स्टेप होंगे और 10 एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, हर स्टेप पर एक एंजाइम। तो 10 स्टेप प्रोसेस है, 10 एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। उन एंजाइम्स का नाम आपको जानना जरूरी है। अब पायरुविक एसिड आपने बना लिया साइटोप्लाज्म में, बहुत बढ़िया। पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन कंपाउंड आपने बना लिया। अब ये जो पायरुविक एसिड है, ठीक है, अब इस पायरुविक एसिड का NCERT कहती है इसकी फेट क्या होगी, इसकी तकदीर क्या होगी। ठीक, यानी कि इसकी तकदीर क्या होने वाली है। अब इसकी फेट क्या होगी ये इस बात पर डिपेंड करती है कि किस सेल में हो रही है। यानी कि इसकी फेट क्या होगी, NCERT साफ साफ कहती है कि इसकी तकदीर क्या होगी, ये डिपेंड करता है कि किस सेल में हो रहा है। अब अगर इस पायरुविक एसिड को अगर हम बात करें कि इसकी तकदीर क्या होने वाली है, तो पहली कंडीशन इसकी तकदीर, अगर ये कंप्लीट कंबशन करवा रहा है, कंप्लीट कंबशन होने वाले यानी कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तो इसकी तकदीर कुछ और होगी। अगर इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होकर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, तो इसकी तकदीर कुछ और हो जाएगी। और अगर इसकी पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रही है, पार्शियल पार्शियल ऑक्सीडेशन, तो इसकी तकदीर कुछ और हो जाएगी। अच्छा, बढ़िया। कहाँ होंगे और कौन कौन से फीचर्स होंगे? अगर हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात करें, 6 कार्बन से आपने शुरू किया तो आपको 6 CO2 मिल जाएंगे, प्लस 6 H2O मिल जाएगा और प्लस आपको एनर्जी मिल जाएगा। कहाँ लोकेशन होगी इसकी, कहाँ होंगे ये होगा यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में होंगे। लोकेशन आप कहाँ होंगे, ये कंप्लीट कंबशन यानी कि पायरुविक एसिड के बाद का कंप्लीट कंबशन कहाँ होने वाला है, तो ये हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए हमने बोला यूकैरियोटिक सेल माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। अगर हम बात करें इनकम्प्लीट, तो इनकम्प्लीट ऐसा क्यों है? क्योंकि 6 कार्बन से आपने स्टार्ट किया, आपने 6 CO2 बनाकर नहीं दिया। कितने CO2 बनाकर दिए? 2 CO2। बाकी के 4 का कार्बन कहाँ गए? तो बाकी के 4 कार्बन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5OH बनाने में लग गए, यानी कि इथानॉल, C2H5OH। चलिए, कहाँ होगा ये?
तो ये होगा, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन मुझे मिलेगी ईस्ट में। यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर फंजाई है। पार्शियल ऑक्सीडेशन, ये क्या होगा, इसमें हमें CO2 मिलेगा ही नहीं। ओके, क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ होगा, ये मुझे दिखेंगे बैक्टीरिया में, ये मुझे बैक्टीरिया में होगा, एंड मसल सेल्स में ये होते हैं। इसीलिए मसल सेल्स में होने की वजह से मसल फील फटीग, वी फील फटीग। बढ़िया, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस को अब हम स्टार्ट करते हैं, और यहाँ आपको ये समझ में आ गई होगी कि हम पढ़ने वाले क्या हैं। आज का जो हमारा पॉइंट अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इस ग्लाइकोलिसिस को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि अभी हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इस प्रोसेस, यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस को समझना। अब हम चलते हैं इस ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में कि ग्लाइकोलिसिस क्या होती है। यहाँ पर जो आपके पास मेंशन्ड है ग्लाइकोलिसिस, सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि टर्म ग्लाइकोलिसिस हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस फॉर शुगर एंड लाइसिस ऑफ स्प्लिटिंग, यानी कि ग्लूकोज की स्प्लिटिंग, शुगर की स्प्लिटिंग। ये जो है इसका स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस वाज गिवन बाय, ये जो साइंटिस्ट थे ये तीन साइंटिस्ट हैं, इसी के नाम पर, इन्हीं के नाम पर EMP, इसीलिए इसको EMP पाथवे भी बोला जाता है। EMP पाथवे साइंटिस्ट के नाम के ऊपर, साइंटिस्ट का नाम आपके पास है, एंड इज ऑफन रेफर्ड टू एज द EMP पाथवे। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है। चलिए देखिए, इस ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आपके पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ये ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है। जैसा हमने बोला, हमें कार्बन के ऊपर ट्रैक रिकॉर्ड रखना है, 6 कार्बन कंपाउंड। अब इस ग्लूकोज की क्या हो रही है, फर्स्ट टाइम लाइसिस, यानी कि किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, यानी कि यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन हुई है। फॉस्फोराइलेशन होने के लिए किसकी जरूरत पड़ी है, ऑब्वियस सी बात है ATP की, ATP की। अब इस ATP का फॉस्फेट इसके 6th पोजीशन पर आएगा और यहाँ से ADP रिलीज हो जाएगा। ठीक, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर हमने ATP लगाई, ठीक है, ये आपका स्टेप 1 प्रोसेस है। ये कौन सा प्रोसेस है, स्टेप 1 प्रोसेस। कौन सा एंजाइम यहाँ इन्वॉल्व है, हेक्सोकाइनेज, काइनेज। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप आपके पास है, जब आपके पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, अब आपके पास आता है नेक्स्ट स्टेप। इसमें क्या होगा कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का आइसोमर होता है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। तो ये अपने आइसोमर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यानी कि 6 पोजीशन पर फॉस्फोराइलेशन तो ऑलरेडी है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यानी कि अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है इसका सेकंड स्टेप, इसमें किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर इसका सेकंड स्टेप आ गया, स्टेप नंबर 2। ये स्टेप नंबर है। कौन सी एंजाइम, चूंकि आइसोमरेज हुआ है, क्योंकि ऐसे आइसोमराइजेशन हुई है तो इसका नाम क्या है, आइसोमरेज, आइसोमरेज। आप यहाँ पर हेक्सोफॉस्फो आइसोमरेज भी कह सकते हैं, हेक्सोफॉस्फो आइसोमरेज भी इसे कह सकते हैं। अब थर्ड इसके, यानी कि थर्ड पॉइंट अगर हम देखें, यानी कि इसकी थर्ड स्टेप, अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हो गया। अब एक बार और हमें फॉस्फोराइलेशन करवानी है, तो अब बनेगा फ्रक्टोज, अब किस पोजीशन पर, 1 6 पर तो पहले से ही था, यानी कि एक पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पर हमें फिर से करवानी है, बाई फॉस्फेट, बिस फॉस्फेट या बाई फॉस्फेट हम कहते हैं इसे। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आएगा, यानी कि यहाँ पर हमें क्या करनी है, एक ATP की हमें ज़रूरत और पड़ेगी, यानी कि इस स्टेप में हम एक ATP और लगाएंगे, और किस फॉर्म में निकल गया ये ADP। किस एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन चल रहे हैं, दिस इज योर थर्ड स्टेप। कौन सा एंजाइम, फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज, जहां ATP का लेन देन आए काइनेज को आना है, काइनेज। ठीक है, अब आप यहां कहेंगे कि अगर इसे आइसोमराइजेशन करने की जरूरत क्या थी,
क्यों नहीं ये ग्लूकोज के फॉर्म में ही यह रह गया, ग्लूकोज में ही 1,6 बाइफॉस्फेट हो जाता? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर आप ग्लूकोज का रिंग रिएक्शन देखें, रिंग इसका स्ट्रक्चर देखें, तो ये कुछ इस तरह से होता है। ये ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है। ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन और ये सिक्स्थ कार्बन CH2OH। पहली बार ये सिक्स है। पहली बार फॉस्फोराइलेशन कहाँ हो गई? पहली बार फॉस्फोराइलेशन इस सिक्स पोजीशन पर हो चुकी है, इस OH को हटाकर यहाँ फॉस्फोराइलेशन हो चुकी है। दूसरी बार फॉस्फोराइलेशन करवाने के लिए कोई या इसके पास कोई खाली जगह है? आंसर इज नो, नहीं है। लेकिन दूसरी बार इसको फॉस्फोराइलेशन करवाना है तो इसे अपने आइसोमर में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो अगर हम इसके फ्रक्टोज की बात करें, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर अगर आप देखें, उसका रिंग स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो कुछ इस तरह का आपको मिलेगा। उसका रिंग स्ट्रक्चर कैसा है? ऐसा है। ये फर्स्ट CH2OH, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ CH2OH। अगर आप देखें तो सेकेंड पोजीशन पर, यानी फर्स्ट पोजीशन पर एंड सिक्स्थ, ये था सिक्स पोजीशन, यहाँ पर तो फॉस्फोराइलेशन हो ही चुकी थी। यहाँ पर एक जगह और है जहाँ हम फॉस्फोराइलेशन करवा सकते हैं, इसीलिए ग्लूकोज को अपने आइसोमर में कन्वर्ट होना पड़ा, क्योंकि दूसरी बार भी इसको फॉस्फोराइलेशन कराना था। अब आप कहेंगे फॉस्फोराइलेशन की जरूरत है क्या? एक्चुअली इस शुगर को हमें क्या करना है, शुगर को एक्टिवेट करवाने की जरूरत है। एक्टिवेट कराने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। आप कोई अगर बिजनेस भी करते हैं, उस बिजनेस में भी पहले क्या करते हैं, क्योंकि आपके मन में आ रहा होगा कि मैम ने तो बोला था कि हम इससे ATP अर्न करेंगे, हम इससे एनर्जी बनाएंगे, यहाँ तो एनर्जी लग रही है। आपको स्टार्टिंग के लाइन में भी NCERT कहती थी कि इवन ब्रीदिंग में भी आपको ATP की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पॉइंट ये है कि अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो उस बिजनेस के सेटअप में आपको पैसे पहले इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, उसके बाद उस पैसे से आप पैसा कमाते हैं। लगाते कम है, अर्न ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे लगा सिर्फ दो जगह रहे हैं, लेकिन अर्निंग आपकी कितनी हो रही है वो बैलेंस शीट हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि बिजनेस के स्टार्टिंग के सेटअप में लगाने वाला ये पैसा है। नाउ अब आपकी कहीं भी ATP की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आ गया आपका फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ये भी जरूरत हो गई। यहाँ पर क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि क्यों ये ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हुआ। अब बात करते हैं फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जैसे ही हुआ उसके बाद यहाँ पर इसके एक तरह से यहाँ पर ना एक हैमर जैसा एक काम करेगा, एक एंजाइम हैमर जैसा, हथौड़े जैसा, इसको ब्रेक कर देगा। 6 कार्बन का चल रहा है, रिकॉर्ड एक भी काफ़ी है, सारे जगह 6 कार्बन के ही अभी कंपाउंड चल रहे हैं, कहीं भी कार्बन की लॉस नहीं हुई है और होगी भी नहीं। अब यहाँ पर एक हैमर जैसा एक काम करेगा एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम है एल्डोलेज। वो क्या करेगा? एल्डोलेज एंजाइम एल्डोलेज ये क्या करेगा? हैमर की तरह इस 6 कार्बन को 3-3 कार्बन में ब्रेक कर देगा और क्या बना देगा? DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। आप चाहें तो ये लिख लें, ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अच्छा, यहाँ पर ये जो कंपाउंड, ये भी एक 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 3 कार्बन, यहाँ पर ये दूसरी कंपाउंड बनाएगा 3 फॉस्फो, यानी कि आप इसे कह सकते हैं ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये भी एक 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये भी एक 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो 3 कार्बन 3 कार्बन 6 कार्बन, अभी कार्बन का ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है, वो सही चल रहा है। एक चीज और, ये जो दोनों कंपाउंड्स बने हैं, ठीक है, ये आपस में बोथ कंपाउंड्स आर इंटर कन्वर्टेबल। ये DHAP ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है और ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है। अब यहाँ से आप बात करेंगे कि हम यहाँ से आगे लेकर चलेंगे, यानी कि ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट आगे किस कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, हम इसके जिक्र करेंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे क्यों DHAP जो है आपका डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसको क्यों नहीं लेकर चल सकते? हाँ, एक चीज और, ये एक कीटो शुगर है। ये कैसा शुगर है? कीटोन शुगर है, इसमें कीटोन ग्रुप है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ना, कीटोन शुगर है। अब इसको फर्दर आगे रन करने के लिए कोई एंजाइम अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से ये इंटर कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट में
और तब जाकर आगे की प्रोसेस चलती है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास एंजाइम्स अवेलेबल है। ठीक है। अच्छा, ये जो कन्वर्ट करते हैं, अगेन यहाँ किसकी जरूरत पड़ जाएगी? आइसोमरेज एंजाइम की, आइसोमरेज एंजाइम की। तो यहाँ पर स्टेप्स को अगर आप काउंट भी करना चाहें, 3 स्टेप हो गए थे, ये चौथा स्टेप, 5वां स्टेप जब ये इंटर कन्वर्ट होगा, 5 स्टेप हो गए। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम जा रहे हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को लेकर। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर स्टिल कोई डाउट आती है तो आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को पुट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर आपके पास कौन सा कंपाउंड अवेलेबल है? आपके पास आ गया है 3 फॉस्फो यानी कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये कंपाउंड आप तक पहुंच चुका है। ठीक है, ये कितने कंपाउंड का है? 3 कार्बन कंपाउंड। ना अब ये क्या होगा, इस कंपाउंड का यहाँ पर इस कंपाउंड का क्या होगा? एक एंजाइम आएगा। ये कैसा शुगर है? अल्डोज शुगर है। कैसा शुगर है ये? अल्डोज शुगर है। वो कीटोन शुगर था, ये कैसा है? अल्डोज शुगर। अब इस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का क्या होगा? यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होंगे। तो ये जो हाइड्रोजन रिलीज होंगे, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होंगे। एक चीज और यहाँ पर आपको ये समझा दें कि चूंकि ये जो DHAP यानी कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। चूंकि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के लिए एंजाइम अवेलेबल है, इसलिए इसी प्रोसेस को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, DHAP को लेकर आगे नहीं बढ़ते। यानी कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जैसे ही आगे चलकर पायरुविक एसिड बना देगा, वैसे ही हम एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि अब ये जो DHAP है, चूंकि ये इंटर कन्वर्टेबल है, ये भी आगे बन जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और फिर इसकी भी प्रोसेस चलेगी। तो बार बार 2 बार ये प्रोसेस ना लिखना पड़े, इसकी वजह से हम शुरू में ही हम इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। शुरू में क्या करते हैं? हम इसी के 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं ताकि आपको समझाने में हमें आसानी हो। तो हम इसका क्या करेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स यानी कि 2 हाइड्रोजन रिलीज होंगे। 2 हाइड्रोजन को कौन पिक करने वाला है? यहाँ पर 2, सब कुछ को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, क्योंकि आखिर वो जब कन्वर्ट होगा तो ये एक बार और रन करेगा। तो इसी के सेफ की वजह से हम क्या करते हैं? 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये क्या बन जाएगा? 2NADH प्लस H प्लस। एक्सक्यूज मी, आजकल तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। नाउ 2NADH प्लस H प्लस, बढ़िया। अब ये जब बन गया, उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होगा? यहाँ पर एंजाइम आएगा आपका डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम? डिहाइड्रोजिनेज। अब ये जो किस में कन्वर्ट किया? इसने बनाया 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड, ये कंपाउंड बनाया। अब इस 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फिर किस में कन्वर्ट होगा? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। इस प्रोसेस के दौरान कौन सी एंजाइम यूज होगी? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब ये जो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज है, इसके प्रेजेंस में ये कन्वर्जन हो गया। आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट प्लेस की फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो गई है। यानी कि यहाँ पर जो ये फॉस्फेट रिलीज हुआ है, अब हम इसके क्या करेंगे? इसको ADP ट्रैप कर लेगा इस फॉस्फेट को, और क्या बना देगा? ATP। ATP आप देख पा रहे होंगे, पहली अर्निंग आपकी हो गई। चूंकि हमने बोला था आपसे कि हम एवरीथिंग को, सबको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे? इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 ADP
तो ये भी 2 ATP, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स बन गए, ये भी 2 मॉलिक्यूल्स। अब ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, अब ये किस में कन्वर्ट होगा? 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। यहां पर सिर्फ एक पोजीशन चेंज हुआ है और यहां पर जो एंजाइम आएगा उसका नाम है इनोलेज। यहां पर जो एंजाइम आएगा उसका नाम है इनोलेज। थर्ड से सेकंड पोजीशन पर पहुंच गया। ठीक है, अब यहां की अगर हम बात करें, ठीक है, इस जगह पर यानी कि 3 फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड से फिर क्या बन रहा है आपका? 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। माफ कीजिएगा, यहाँ इनोलेज नहीं बल्कि म्यूटेज आएगा। यहाँ आएगा म्यूटेज, क्योंकि इसी म्यूटेज का ही काम है पोजीशन को चेंज करवाने, यानी कि थर्ड पोजीशन से कहाँ जाएगा? ये सेकेंड पोजीशन पर इसकी फॉस्फेट जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे वो फॉस्फेट रिलीज होने वाली है। इसकी भी 2 मॉलिक्यूल्स। अब क्या होगा? इस 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट यानी कि फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बन जाएगी। ठीक है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स। अगर हम इस पोजीशन को देखें तो इस स्टेप पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि यहाँ से वाटर रिलीज होता है। इस स्टेप से क्या रिलीज होगा? वाटर रिलीज होता है, H2O। आपने H2O रिलीज होता हुआ कहीं नहीं देखा होगा, यहाँ H2O रिलीज हो रहा है। तो ये इनोलेशन के प्रोसेस में ये कौन सा स्टेप है? इनोलेशन। इसलिए यहां पर कौन सी एंजाइम आएगी? यहां पर आएगा इनोलेज, यहां आएगा इनोलेज। ये एक इनोलेशन की प्रोसेस है और इनोलेशन के स्टेप में H2O बाहर निकलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो है आपका फॉस्फोइनॉल पायरुवेट यानी कि PEP से अब बनेगा पायरुविक एसिड। अब बना पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। ये जो पायरुविक एसिड है ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है और इसके 2 मॉलिक्यूल बन गए। इस स्टेप के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि इस स्टेप के दौरान यानी कि ये जो कन्वर्जन हुआ, यहाँ पर भी क्या बनेगा? ATP बना लिया जाएगा, क्योंकि इसमें फॉस्फेट बाहर निकला है। तो अगेन 2 ATP की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पर 2 ATP की फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगी। अब आते हैं पूरी की पूरी ग्लाइकोलिसिस को देखने। अगर आप देखें तो ये स्टेप अगर आप काउंट करना चाहें तो 5th स्टेप हमारे हो चुके थे। 6th स्टेप आपकी ये कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन 6th स्टेप है, 7th स्टेप, 8th स्टेप, 9th स्टेप एंड ये 10th स्टेप। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी 10 स्टेप आपके पास अवेलेबल है। पहली चीज, अब यहां पर अगर आप देखें तो एक ग्लूकोज से आपने स्टार्ट किया था, यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आपने स्टार्ट किया और इसके लाइसिस होने के बाद, पूरी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड अवेलेबल है। ये जो पायरुविक एसिड है ये 3 कार्बन कंपाउंड है। इसका मतलब बीच के प्रोसेस में कहीं भी CO2 का लॉस नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसीलिए ये प्रोसेस जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ बताया था कि इस ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कहाँ हो रही है? साइटोप्लाज्म में। CO2 रिलीज नहीं हो रहे हैं। 10 स्टेप प्रोसेस है, एंजाइमेटिक प्रोसेस है, ये एक एनएरोबिक प्रोसेस है। खुद क्या है? ये एक एनएरोबिक प्रोसेस है। अब इसी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है NCERT के बुक में। नाउ in anaerobic organism it is the only process in respiration. Glycolysis occurs in the cytoplasm of the cell and is present in all living organism, क्योंकि साइटोप्लाज्म तो सबके पास होगा। In this process glucose undergoes partial oxidation to form 2 molecules of pyruvic acid. In plants this glucose is derived from sucrose which is the end product of photosynthesis or from storage. जैसा कि हमने बताया भी था कि प्लांट में ग्लूकोज बनता है, ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में एंड स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि सुक्रोज जो है, सुक्रोज ये कन्वर्ट किस में होता है? ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। कौन करवाता है ये कन्वर्जन? तो इस कन्वर्जन को करवाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? इन्वर्टेज। इन्वर्टेज, बढ़िया। एंड द 2 मोनोसैकेराइड्स रेडिली, ये मोनोसैकेराइड है ना ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, अब इनकी ग्लाइकोलिसिस पॉसिबल है। ये बुक में अगर आप देखें यहाँ पर आपकी वो 10 स्टेप प्रोसेस है कि ग्लूकोज है,
यहाँ पर आपकी एटीपी गई और आपकी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और किस तरह से ये मल्टी स्टेप प्रोसेस यानी कि 10 स्टेप प्रोसेस आपके जाकर कंप्लीट हुए और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आपके पास आ गया। इसका मतलब हम ये कहें कि पूरी ग्लाइकोलिसिस में हमने 2 एटीपी खर्च किए थे स्टार्टिंग के बिजनेस में, 2 एटीपी हमने खर्च किए, हमने 4 एटीपी अर्न किए, 4 एटीपी, ठीक है। उसके बाद हमें 2NADH प्लस H प्लस भी मिले, ये हमारी टोटल अर्निंग है इससे। लेकिन अगर हम नेट की बात करें, अगर हम सिर्फ एटीपी की रिलेशन में बात करें, सिर्फ एटीपी, सिर्फ अगर एटीपी पूछे तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि हमें, चूंकि हमने 2 स्टार्टिंग में लगाया था तो उसे हम माइनस करेंगे, तो हमें अगर हम नेट सिर्फ एटीपी की बात करें तो हमें नेट सिर्फ 2 एटीपी मिलते हैं। ये जो NADH प्लस H प्लस बना है यहाँ पर, वो एरोबिक रेस्पिरेशन में इसकी ऑक्सीडेशन होगी, तब ये अपना वर्थ अमाउंट रिलीज करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर हम सिर्फ एटीपी की बात करें तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2 एटीपी का नेट गेन हो रहा है। नेट की बात कर रहे हैं हम आपसे, टोटल नहीं, नेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो कैन यू देन कैलकुलेट हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड, डायरेक्टली की बात कर रहे हैं इन दिस पाथवे फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो अगर आप देखिए यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा, this depends on the cellular need. There are 3 major ways in which different cells handle pyruvic acid produced by glycolysis, क्योंकि इसकी फेट पर डिसाइड करता है। पायरुविक एसिड इज देन द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, उसका प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड। और अब इसका मेटाबॉलिक फेट जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि इसका ये फेट डिजाइन करेगा, ये है इसकी फेट, ये है इसकी तकदीर कि पायरुविक एसिड की अब तकदीर क्या है। क्या ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने वाला है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होने वाला है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होने वाला है, यानी कि ये बना कहाँ है, इसकी फर्दर तकदीर होने वाली क्या है, उस बात पर डिपेंड करता है, निर्भर करेगा कि आखिर ये इसका प्रोडक्ट बनेगा कितना और ये एटीपी कितने बनाएंगे। बढ़िया, यही चीजें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं इस पूरे पॉइंट में। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ से आपकी जो ग्लाइकोलिसिस का पोर्शन है वो है डन। ये बात है फर्मेंटेशन की। फर्मेंटेशन का पॉइंट यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, फर्मेंटेशन कुछ और नहीं बल्कि ये प्रोसेस है। यहाँ पर जो हमने लिखा है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट वाला प्रोसेस ही कुछ और नहीं बल्कि फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। फर्मेंटेशन का प्रोसेस यानी कि फर्मेंटेशन को डील करके फिर हम डील करते हैं कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता कैसा है पायरुविक एसिड को लाकर। अब इसकी फेट में हम इसको क्लियर करते हैं, छोटी सी टॉपिक है ये। फर्मेंटेशन को डिस्कस किया जाता है और फर्मेंटेशन में बताया जाता है कि किस तरह से ये इथेनॉल एंड CO2 बनाते हैं। और जब ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो जाता है तब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की पूरी डिस्कशन करते हैं, यानी कि फर्दर इसके प्रोसेसेस, फर्दर इसके इवेंट्स। यानी कि यहाँ पर पायरुविक एसिड डन, पायरुविक एसिड बन गया, ग्लाइकोलिसिस हो गया। अब इसकी इनकम्प्लीट कंबशन जो कि छोटा सा टॉपिक है, फर्मेंटेशन जिसे हम कहते हैं, इसको हम डील कर लेते हैं। कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या क्या इसके स्टेप्स हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो NCERT में डिस्कस किए गए हैं। और इसको करने के बाद हम हमारी पूरी चैप्टर का डिस्कशन किसको टारगेट करता हुआ है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन को, यानी इस प्रोसेस को। तो होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। स्टिल कोई अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।